वेलकम फ्रेंड्स टू अवर यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी हब। पिछली क्लास में हमने संविधान की 8वीं अनुसूची तक बातें जो हैं वो कर ली थी। इस वाली क्लास में हम उससे आगे की अनुसूचियों के संबंध में कुछ बातें जो हैं वो करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना मित्रों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान के अगर हम संविधान की बात करें तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। यानी कि बाकी की जो 4 अनुसूचियां हैं वो मित्रों बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी। अब उन 4 अनुसूचियों के संबंध में एक एक करके बात जो है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 9वीं अनुसूची के संबंध में। 9वीं अनुसूची, तो यहाँ से 2 प्रश्न जो हैं वो बनने की संभावनाएं हमेशा रहती है। पहला प्रश्न ये बनता है कि 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया। संविधान संशोधन पर प्रश्न बनता है यहाँ से। सेकंड जो प्रश्न बनता है वो बनता है कि 9वीं अनुसूची का विषय क्या है। तो 2 प्रकार के प्रश्न इन चारों अनुसूचियों पर बनते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं संविधान संशोधन। तो मित्रों, संविधान के लागू होने के बाद पहला ही संविधान संशोधन हुआ था 1951 में और इसी संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची को हमने शामिल कर लिया गया था। अब बात करें 9वीं अनुसूची का विषय क्या है। तो 9वीं अनुसूची का विषय है भूमि सुधार संबंधी कानून। भूमि सुधार संबंधी कानून, तो इन कानूनों को संबंध में जो है वो 9वीं अनुसूची बात करती है। तो क्या थे भूमि सुधार संबंधी कानून, उन पर बात करते हैं। तो मित्रों, हुआ क्या, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1947 में देश के आज़ाद होते ही जो है वो एकीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। उस समय क्या था, बहुत सारी देशी रियासतें थी और उन सारी देशी रियासतों के राजाओं के पास अपार धन संपदा, अपार भूमि जो है वो उनके अधीन थी। अब उन्हीं की भूमि को किसी खेतीहार मजदूर या किसान को जिसके पास भूमि नहीं, उनको देने के संबंध में कुछ कानून जो हैं वो बनाए गए। क्लियर, कुछ कानून जो हैं वो बनाने की जरूरत पड़ गई। अब उसी दौरान क्या था मित्रों, 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तब हमारे संविधान के अनुच्छेद 31 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को, 31 के अंतर्गत संपत्ति का जो हमारा अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार था, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। और इन कानूनों के तहत हम उन राजाओं को, उन जमींदारों को उनकी ही संपत्ति से वंचित करने की बात कर रहे थे। तब ऐसी कंडीशन में वो कानून प्रभावी नहीं हो पाते। तब हमारे संविधान विशेषज्ञों ने एक और नया पैंतरा अपनाया और वो नया पैंतरा था अनुसूची 9वीं। और ये कहा गया कि साहब जितने भी उन अधिकारों के संबंध में जो कानून हैं उन कानूनों की आप एक लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट के लिए 9वीं अनुसूची में उसको शामिल कर दो। अब 9वीं अनुसूची की खास बात क्या हो जाएगी मित्रों, उस 9वीं अनुसूची की खास बात ये हो जाएगी कि अगर 9वीं अनुसूची इस मौलिक अधिकार का हनन करे भी तो भी 9वीं अनुसूची के वो कानून लागू ही रहेंगे, उनको समाप्त नहीं किया जा सकता इसके प्रभाव के अंतर्गत भी। क्लियर, या फिर सीधी रूप में हम बात करें कि 9वीं अनुसूची के उन कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट किसी भी प्रकार की जांच के आदेश की नहीं दे सकता। यानी कि वो जो कानून है भूमि संबंधी, वो जो कानून है वो न्यायिक समीक्षा से, ध्यान रखना ये शब्द जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, न्यायिक समीक्षा से परे होंगे, उन पर कोर्ट जो है वो जांच नहीं कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही थी। क्लियर, अब जब ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई संविधान में तब शुरुआत में इसमें कुल 13 ही कानून रखे गए थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये कानूनों की संख्या हो गई 286। हमारे राजनेताओं ने, हमारे पॉलिटिशियंस ने जो है वो इस 9वीं अनुसूची का गलत फ़ायदा उठाना जो है वो शुरू कर दिया। अब ऐसी कंडीशन में हमारी जो सर्वोच्च न्यायालय है, उस सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत 2007 में एक केस आया था, कोहेलो के नाम से हम जानते हैं। इस 2007 का एक केस था, CS कोहेलो। उस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना एक बड़ा ही ऐतिहासिक निर्णय दिया, बड़ा ऐतिहासिक, जो आज भी चर्चा में रहता है। उस निर्णय पर बात कर रहे थे। तो क्या था वो निर्णय, उस निर्णय को हम देख लेते हैं। उस निर्णय को जानने से पहले मैं आपको थोड़े से बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि 3 संस्थाएं हैं हमारे संविधान में या हमारे देश में, जिसमें से पहली संस्था है विधायिका। ध्यान से सुनना, एक संस्था है जिसका नाम है विधायिका।
एक संस्था है जिसका नाम है कार्यपालिका, कार्यपालिका, और एक संस्था है जिसका नाम है न्यायपालिका, न्यायपालिका। ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा दे दी जाती है कभी कभार। तो ये है क्या, पहले इन चीज़ों को समझ लो आप। विधायिका, विधायिका वो संस्था जो किसी देश या राज्य के लिए कानूनों का निर्माण करे, विधियों का निर्माण करे। कानून या विधियों का निर्माण करने वाली संस्था कौन सी है? विधायिका। और पिछली क्लास में हमने बात की थी कि हमारे देश में विधायिका कौन है? या तो संसद है सेंट्रल लेवल पे, या फिर राज्य की विधान मंडल है। ये दो संस्थाएं विधायिका के अंतर्गत शामिल होती हैं। सेंटर की विधायिका संसद, स्टेट की विधायिका विधानमंडल। पहले चीज़ों को समझ लेना, क्लियर। चलिए, कार्यपालिका की अगर बात करें तो संसद ने जो कानून बनाया, विधानमंडल ने जो कानून बनाया, उन कानूनों को लागू करवाना देश में भली भांति, शासन व्यवस्था को भली भांति सुचारू रूप से लागू करवाना, ये कार्यपालिका का कार्य है। और कार्यपालिका के अंतर्गत आती है हमारी सरकार, जिसमें आपका राष्ट्रपति आ जाएगा, प्रधानमंत्री आ जाएगा और विभिन्न मंत्री आ जाएंगे सेंट्रल लेवल पर। स्टेट लेवल पर बात करेंगे तो राज्यपाल आ जाएगा, मुख्यमंत्री आ जाएगा और उसके मंत्री परिषद के सदस्य आ जाएंगे। तो वो सारी कार्यपालिका में आ जाएगा, क्लियर। इनका काम है उन कानूनों को लागू करवाना, और इसका काम है वो कानूनों का निर्माण करना। अब न्यायपालिका का क्या काम है साहब? न्यायपालिका का काम है उन कानूनों की जांच करना। वो कानून जो संसद ने या विधानमंडल ने बनाए हैं, उन कानूनों की जांच कौन करेगा? न्यायपालिका, क्लियर। लेकिन 9वीं अनुसूची इस विषय में क्या बात कर रही थी? 9वीं अनुसूची कह रही थी कि 9वीं अनुसूची के कानून जो इन्होंने बनाए हैं उसकी जांच न्यायपालिका नहीं कर सकेगी। यानी कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका की शक्ति को प्रतिबंधित कर दिया गया, बाउंड कर दिया गया। ऐसे में न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय में 2007 में केस हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय में जो है ये वाली जो व्यवस्था थी न्यायिक समीक्षा वाली कि जांच प्रतिबंधित है, इस वाली व्यवस्था को असंवैधानिक या फिर गैर कानूनी घोषित कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा से परे वाली उस कंडीशन को, उस व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि संविधान का ऐसा कोई भी पक्ष, ऐसी कोई भी बात नहीं है जिस पर न्यायपालिका जांच नहीं कर सकती। आपके इस कॉन्सेप्ट को, इस तथ्य को हम नकारते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, और तब से ये चीज़ खत्म हो गई, क्लियर। लेकिन अभी बात आधी ही है, हम पूरी बात करेंगे। अब ऐसे में क्या हुआ, हमारे संसद के जो सदस्य थे या हमारी जो सरकार थी, उनके बीच में और हमारी न्यायपालिका के बीच में जो है वो विरोधाभास वाली स्थिति उत्पन्न हो गई। तब ऐसी कंडीशन में सर्वोच्च न्यायालय को एक बीच का रास्ता भी निकालना पड़ा, और वो बीच का रास्ता क्या था वो भी सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख डिसाइड की, ध्यान से सुनना। सुप्रीम कोर्ट ने, यह प्रश्न आईएएस में आया हुआ है 2018 या 19 में मेरे ख्याल से, एक तारीख डिसाइड की। सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख डिसाइड की और ये कहा कि उस तारीख से पहले के जितने भी कानून आप 9वीं अनुसूची में डाल चुके हो, आपने ऑलरेडी डाल दिए, उन कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं हो पाएगी। हम उन कानूनों को नहीं जांचेंगे, ये आपके लिए है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। लेकिन उस तारीख के बाद के अगर कोई कानून जो आपने 9वीं अनुसूची में डाले हैं या आप डालोगे, उन कानूनों को हम बाकायदा चेक करेंगे, जांच करेंगे, और अगर हमें ये लगा कि उन कानूनों में से कोई भी ऐसी बात या वो पूरा का पूरा कानून ही गलत है, देश के हित में नहीं है, तब ऐसी कंडीशन में उस कानून को हम शून्य घोषित कर सकते हैं, जीरो कर देंगे, गैर संवैधानिक घोषित कर देंगे। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने 2007 के उस केस में कहा था, क्लियर। अब ध्यान से सुनना वो तारीख क्या है। अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वो तारीख दी गई थी 24 अप्रैल 1973, और कहा कि इस तारीख से पहले के कानून न्यायिक समीक्षा से, ध्यान सुनना मैं उन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं, न्यायिक समीक्षा से क्या होंगे, परे होंगे, है ना। और सर्वोच्च इस तारीख के बाद के जो कानून हैं वो न्यायिक समीक्षा, इस तारीख के बाद के जो कानून हैं वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आएंगे। सही है, बिल्कुल सही है, क्लियर। अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं, जैसा कि आईएएस में प्रश्न आया था कि
वर्तमान में 9वीं अनुसूची में डाले गए या रखे गए कानून न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। कथन सत्य है या असत्य? तो जी हाँ मित्रों, बिल्कुल सत्य, सही है। आज की तारीख में डाला गया कोई कानून जो है वो न्यायिक समीक्षा में आता है। तो ये थी हमारी 9वीं अनुसूची के संबंध में कुछ बातें, और भी बहुत सारी बातें करने को, बट न तो अभी इतना टाइम है और ना ही मेरे ख्याल से आपको अभी उसकी ज़रूरत है। हाँ, जब ज़रूरत होगी तब हम डीपली जो है वो उन पर डिस्कस कर सकते हैं, तब की तब देखेंगे सब। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट अनुसूची 10वीं अनुसूची पर। 10वीं अनुसूची खूब चर्चा में रहती है सब। 2019-20 में ये 10वीं अनुसूची बहुत चर्चा में रहती। एक राज्य के बहुत सारे विधानसभा के सदस्यों को जो हैं वो इस अनुसूची के तहत जो है जो भी प्रावधान है उन प्रावधानों का उपयोग करते हुए उनकी सदस्यता निरस्त कर दी गई थी। तो क्या है ये अनुसूची, वो सारी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं 10वीं अनुसूची को संविधान में शामिल कब किया गया। तो 10वीं अनुसूची को शामिल करने के लिए संविधान में किया गया संशोधन था 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था वर्ष 1985 में, और इस संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। अब 10वीं अनुसूची का विषय क्या है मित्रों? 10वीं अनुसूची का विषय है दल बदल संबंधी कानून। दल बदल संबंधी कानून, क्लियर? तो ध्यान से सुना मित्रों, क्या हुआ? हमारे संविधान ने एक कानून बनाया दल बदल संबंधी कानून 1985। उस कानून में लिखा गया कि अगर कोई एक राजनेता है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है और उस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है, अब चुनाव जीतने के बाद अगर वो व्यक्ति वो पार्टी छोड़ दे तो क्या होगा? 1985 के पहले की बात करें। अब मान लो एक व्यक्ति गया तो चलो कोई बात नहीं। अब मान लो कि साहब किसी राज्य में 200 सीटें हैं, राजस्थान में विधानसभा की, और जीतने के लिए या सरकार बनाने के लिए 101 सीट चाहिए। अब मान लो दो पार्टी है ए और बी, क्लियर? ए पार्टी की 70 सीटें प्राप्त हुई और बी को 31 सीटें प्राप्त हुई। दोनों ने मिलकर गठबंधन कर लिया, सरकार बना ली, ठीक। अब क्या हुआ मित्रों? ए पार्टी के एक सदस्य ने जो है वो सदस्यता छोड़ दी, रिजाइन कर दिया उस पार्टी से, मेंबरशिप से नहीं, पार्टी से, और कहा कि मैं ए पार्टी की सदस्यता छोड़ रहा हूँ। कितने हो गए? 69 हो गए। तो इसका गठबंधन 100 रह गया। अब इस प्रकार एक न सही 5 लोगों ने छोड़ दिया और 5 न सही 20 लोगों ने छोड़ दिया, तो 50 और ये 71 ही रह गए साहब ये तो। और 71 में आपको पता है इस प्रकार से मान लो वो सरकार गिर गई, सरकार गिर गई। तो पहले क्या होता था, सरकार को बनाने और गिराने में इस प्रकार के कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जाने लगा जो कि गैर कानूनी था, और इससे सरकारों के जीवन पर भी खतरा मंडराने लग गया। तब ऐसी कंडीशन में इन सब बातों को रोकने के लिए कानून लाया गया 1985 में, और वो कानून था दल बदल संबंधी कानून। अब कानून तो हमारे देश में, हमारे संविधान में हर बार या हर साल लाए जाते हैं, है ना, लेकिन उस कानून को और ठोस बनाने के लिए संविधान विशेषज्ञों ने, संविधान निर्माताओं ने या फिर सांसदों ने उस कानून को संविधान में जगह दे दी, और संविधान में कहाँ रखा? 10वीं अनुसूची में। उस कानून को इस लिस्ट में डालने के लिए ये संशोधन हुआ, क्लियर? ये था वो कानून। और इस कानून के तहत होता क्या है? इस कानून के तहत वो जो सदस्य हैं जिन्होंने रिजाइन वगैरह किया था उनकी सदस्यता खारिज कर दी जाती है। उनकी सदस्यता जिस जगह से, जिस निर्वाचन क्षेत्र से वो चुनाव जीत कर आए, उस निर्वाचन क्षेत्र से उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। यानी कि अगर कोई सदस्य किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ता है और उसके बाद जीतने के बाद वो अगर पार्टी छोड़े तो न केवल उसे पार्टी की जगह छोड़नी पड़ेगी, बल्कि जिस जगह से वो जीत कर आया गया है वो जगह भी, वो सीट भी उसे छोड़नी पड़ेगी। तो इस प्रकार जो है उस पर कंट्रोल लगाया गया था। और भी बहुत सारी बातें इन कानून में, वो हम बाद में डीपली डिस्कस कर लेंगे, क्लियर? ये था हमारी 10वीं अनुसूची के संबंध में। अब यहाँ से एक प्रश्न कई बार आता है कि बात चले कि किसी व्यक्ति ने दल बदल कानून का उल्लंघन किया है या नहीं। कोई व्यक्ति दल बदल कानून के तहत अयोग्य है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है। उसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है?
और मेरे ख्याल से अगर आपको ये आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर ज़रूर देना कि क्या था इसका आंसर। क्लियर यहाँ तक? चलिए अब हम बात करते हैं हमारी अगली अनुसूची के ऊपर। हमारी नेक्स्ट अनुसूची है 11वीं अनुसूची, इस पर बात कर लेते हैं। थोड़ी रह जाएगी फिर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी 11वीं अनुसूची। तो वही बात सबसे पहले कि ये बाद में जोड़ी गई थी, और संविधान का वह संशोधन जिसके तहत ये जोड़ी गई थी वो था 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वर्ष 1993 में। इसके तहत हमने 11वीं अनुसूची को रखा गया। अब बात करें 11वीं अनुसूची को, 11वीं अनुसूची का विषय क्या है। तो जब मैंने आपको संविधान की विशेषताएं पढ़ाई थी तब हमने इस संविधान संशोधन के बारे में बात की थी। हुआ क्या था मित्रों, इस संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार जो है वो हमारे देश में ग्राम प्रशासन को, याद सुनना, ग्राम प्रशासन को जो है उस संविधान में दर्जा दिया गया था। संवैधानिक मान्यता प्राप्त प्रदान की गई थी 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। यानी कि उन बातों को जिसके तहत ग्राम का प्रशासन चलता है उन बातों को संविधान में लिखा गया था। क्लियर? अब उन बातों को संविधान में दो अलग अलग जगह लिखा गया। पहला एक भाग में, और वो भाग था 9। संविधान के भाग 9 में पहले कुछ और था और वहाँ उन बातों को हटाकर एक नई हेडिंग लिखी गई पंचायतें, और उनमें विभिन्न अनुच्छेदों को जोड़कर जो है वो पंचायतों से संबंधित बातें शामिल कर दी गई। एक किस्सा यहाँ जुड़ा, और दूसरे किस्से के रूप में संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अब 11वीं अनुसूची में था क्या? 11वीं अनुसूची लिस्ट है। अब उस लिस्ट में क्या किया गया मित्रों, भाग 9 के अंतर्गत ये कहा गया कि पंचायतें किन किन विषयों पर काम कर सकेंगी किसी राज्य में, उन विषयों की एक लिस्ट बनाई गई और उन विषयों को रखा गया मित्रों 11वीं अनुसूची में। तो 11वीं अनुसूची में है क्या? तो 11वीं अनुसूची में है ग्राम पंचायतों को कार्य करने के लिए, ग्राम पंचायतों को कार्य करने के लिए प्रदान किए गए विषयों का उल्लेख है मित्रों, विषयों का उल्लेख। क्लियर? और विषयों की बात करें तो 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय। लेकिन हमारा संविधान जो है, पूरी बात करें, हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल ये कहता है कि ये जो विषय, उन विषयों पर पूरी तरह से ग्राम पंचायतें कानून नहीं बना सकेंगी। ग्राम पंचायतें केवल उन्हीं विषयों पर कानून बनाएगी जो विषय राज्य विधानमंडल, ध्यान से सुनना, जो विषय राज्य विधानमंडल उन पंचायतों को सौंपेगी। तो यहाँ इनडायरेक्टली पावर इनके हाथ में है। ये अगर चाहें तो उतने ही विषयों पर ये कानून ये जो हैं वो काम करेंगे। और मेरे ख्याल से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के विधानमंडल ने इन 29 में से केवल 23 कार्य ही ग्राम पंचायतों के लिए अलॉट कर रखे हैं वर्तमान में। बाकी आप करंट में और चेक कर लेना कि 23 हैं या बढ़ गए या घट गए, पहले 18 थे फिर बढ़े, किस प्रकार की बातें, वो सारी आप चेक कर लेना। ठीक है, तो टोटल 29 विषय कार्य पंचायतों को काम करने के लिए विषय दिए गए हैं 11वीं अनुसूची में, और इस संविधान संशोधन के माध्यम से ये चीज़ें जोड़ी गई थी। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारी आखिरी अनुसूची पर, और हमारी लास्ट जो अनुसूची है वो है 12वीं अनुसूची। क्लियर? उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 73वां के बाद अगला ही संविधान संशोधन था 74वां, जो हुआ था वर्ष 1993 में, और इसी संशोधन के द्वारा हमने जो है वो संविधान में नगर पालिकाओं के संबंध में भी प्रावधान शामिल कर दिए गए। ठीक वैसी ही सिचुएशन या कॉन्सेप्ट बना जैसी हमने 73वां के लिए रखा था। 74वां संविधान संशोधन के तहत संविधान में 2 अलग अलग जगह फेरबदल किए गए, एक संविधान के भागों में और एक संविधान की अनुसूचियों में। संविधान के 22 भागों में से एक बिल्कुल नया भाग जोड़ा गया 9 का। 73वां के द्वारा जोड़ा नहीं गया था, 9वें का नाम चेंज कर दिया गया था, और इसके तहत एक नया भाग जोड़ा गया 9 का, और उस 9 की हेडिंग रखी थी नगर पालिकाएं, और उनमें कुछ अनुच्छेदों को जोड़ा गया, वो भी हम बात करेंगे। क्लियर?
और दूसरी तरफ संविधान में एक बिल्कुल नई अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची। अब 12वीं अनुसूची में था क्या, उसी प्रकार की बातें जैसे हमने 11वीं में पढ़ी थी कि नगर पालिकाएं किन किन विषयों पर काम करेंगी, उन विषयों की एक लिस्ट बनाकर उस लिस्ट को रखा गया था 12वीं अनुसूची में। तो 12वीं अनुसूची में भी वही बात है कि कार्य करने के लिए प्रदान किए गए विषयों का उल्लेख है। क्लियर। और नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में काम करने के लिए प्रदान किए गए विषयों की संख्या है 18। लेकिन ये 18 विषयों पर कानून नहीं बना पाएंगे, उन्हीं विषयों पर कानून बनाएंगे जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल इन्हें अनुमति प्रदान करे। क्लियर। तो ये थी मित्रों हमारे संविधान की अनुसूचियों के संबंधित हमारी लास्ट कॉन्सेप्ट। हमारा संविधान की अनुसूचियों वाला ये कॉन्सेप्ट है, ये जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करने वाले हैं। तो